नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज 7 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और सेकेंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम्स बाकी है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्नों से रिलेटेड जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बिल्कुल मिलेगा, जहां से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि बिशु त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिशु जो त्यौहार है दोस्तों, ये केरल में मनाया जाता है। हिंदू त्यौहार बिशु केरल में फसल त्यौहार और मलयाली लोगों के खगोलीय नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। बिशु मेष राशि को सूर्य की गति इंगित करता है और उस दिन को चिन्हित करता है जिस दिन किसान भूमि की जुताई और अन्य कृषि गतिविधियों को शुरू करते हैं। संस्कृत में बिशु का अर्थ बराबर है, जो दिन और रात के बराबर घंटे वाला दिन या बिशुव है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों, मेष संक्रांति या फिर मेष संक्रमण का दिन होने वाला बिशु एक पारिवारिक त्यौहार है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करके मनाया जाता है। बिशु त्यौहार के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलू बिशु कानी, बिशु काइनेटम और बिशु भलम ये हैं। सभी तीनों याद कर लीजिएगा, बिशु कानी, बिशु काइनेटम, उसके बाद बिशु भलम, ये सभी चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछ सकता है। वहीं पे बात करते हैं बिशु त्यौहार की पिछली रात को लोगों की धार्मिक आस्था के अनुसार घर की सबसे बड़ी महिला द्वारा भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने घर के प्रार्थना कक्ष या पूजा क्षेत्र में एक बिशु कानी रखी जाती है। बिशु कानी को सभी हिंदू मलयाली लोगों द्वारा सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मेडम या फिर मलयालम महीने के पहले दिन या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अप्रैल और मई के महीने के बीच मनाया जाता है। बिशु बसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि तंजावुर बाला सरस्वती किस लोक नृत्य से संबंधित हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों कि सितारा देवी किस लोक नृत्य से संबंधित है। तो इनका संबंध है कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नदियों का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है। तो ये पंजाब हो जाएगा। अगस्त 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने थे। श्री जगदीप धनखड़ बने थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। कनिष्क का संबंध किस वंश से था। तो वो कुषाण वंश का राजा था। वही बात करते हैं तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। कुषाण वंश की स्थापना जो कि कुजला कडफिसेस ने की थी, ठीक है। कनिष्क ने ईस्वी सन पहली शताब्दी के आसपास शासन किया और कुषाण वंश का सबसे महान राजा बना था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो कनिष्क जो है कनिष्क के समय कुषाण शासन भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान और संभवतः कश्मीर क्षेत्र के उत्तरी भाग में मध्य एशिया के क्षेत्र तक फैला हुआ था। उसे बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने बौद्ध कवि अश्वघोष की छत्र छाया में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। कश्मीर में उसके संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध संगति भी संयोजित की गई थी। इस संगति ने अभिधर्म पर महान टिप्पणी का संकलन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई या फिर चौड़ाई पूछा था। तो चलिए मैं दोनों बता देता हूं। तो इंटरनेशनल मैचों में मैदान की लंबाई जो है 100 से 110 मीटर या फिर 110 से 120 यार्ड होती है। चौड़ाई 64 से 75 मीटर या फिर 70 से 80 यार्ड होती है। गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर और चौड़ाई 45 से 91 मीटर रखी जाती है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों कि बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों बैडमिंटन से रिलेटेड सभी चीज़ें मैं बता देता हूं। बैडमिंटन में मध्य नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है।
बैडमिंटन एक रैकेट खेल है जो दो विरोधी खिलाड़ियों यानी एकल या फिर दो विरोधी खिलाड़ी जो कि युगल द्वारा खेला जाता है, जो एक आयताकार अदालत के विपरीत हिस्सों पर स्थितियां लेते हैं जो एक जाल से विभाजित होती है। बैडमिंटन की उत्पत्ति एशिया और यूरोप की प्राचीन सभ्यताओं में बैटल डोर यानी बल्ले या चंबू और शटलकॉक नामक खेल से हुई थी। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन यानी IBF, जिसे अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1934 में की गई थी। वही बात करते हैं दोस्तों, जाल किनारों पर 1.5 फीट जो कि 5 फीट 1 इंच इसकी ऊंचाई मानी जाती है और केंद्र में 1.524 मीटर यानी 5 फीट इसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो ऑप्शंस क्या थे, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द होगा सागर, पयोधी, उद्दीप, पारावार, ठीक है, नदीस, उसके बाद जल्दी, वारिधि, निर्निधि आदि क्या है, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। आप ऑप्शंस कमेंट करके बताइए क्या था। बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जलद, ठीक है। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द अब्र, मेघ, धर, जलधर, वारिधर इत्यादि जो कि बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। एक प्रश्न आया था कि संपत्ति का अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया था, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। 44वें संशोधन के पारित होने के साथ संपत्ति के अधिकार को कानून द्वारा मान्यता दी गई थी। संपत्ति के निहित अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 31 के हिस्से को अनुच्छेद 300 में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 300 जो कि आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 300, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि डंके की चोट मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो स्पष्ट रूप से घोषणा करना आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो ऐसा काम करना, ठीक है, ऐसा काम करना जिससे दुखी और दुखी होना होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 22 या फिर 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाऊ धौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी कंपनी से लड़ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौकर का विलोम शब्द पूछा था, तो नौकर का विलोम शब्द मालिक हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न का आंसर मुझे सही से मिल नहीं पाया है। पूछा था कि 70% लावणता कहाँ पर पाई जाती है, इसका ऑप्शन क्या था, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि समुद्र के पानी की लावणता के बारे में। लावणता का अर्थ है समुद्र या महासागर में विलय लवणों की कुल मात्रा। लावणता की गणना 1000 ग्राम समुद्री जल में विलय नमक की मात्रा के रूप में की जाती है। इसे आमतौर पर पार्ट्स पर बिलियन या PPT के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। 24.7% की लावणता को खारे पानी को ठीक करने की ऊपरी सीमा माना जाता है। यह प्राकृतिक जल और जैविक प्रक्रियाओं के रसायन विज्ञान की कई विशेषताओं को तय करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। कुछ इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए। विभिन्न स्थानों की लावणता को दर्शाने के लिए मानचित्रों पर समलावणता रेखा का प्रयोग किया गया है। समलावणता रेखाएं समान मात्रा में लावणता वाले स्थानों को मिलाती हैं। समुद्र की औसत लावणता जो कि 35.2% या फिर 1000 भाग पानी में लावणता का 35% भाग है। अतः विकल्प 3 जो कि आप सही मान सकते हैं, ग्रेट साल्ट लेक यानी यूटा US मृत सागर और तुर्की में लेक वैन की लावणता जो है क्रमशः 220, 240 और 230 है। समय के साथ साथ महासागर और नमक की झीलें खारी होती जा रही हैं क्योंकि नदियाँ उनमें अधिक लावणता मिलाती हैं, जबकि वाष्पीकरण के कारण मीठे पानी की कमी हो जाती है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप कंफर्म करके बताइए कि आखिर ये ऑप्शंस में क्या था। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।